दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7, जिसमें आज की वीडियो में हम मंत्रिपरिषद, राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर है चंद्रशेखर। दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी सीएम शामिल होते हैं। और 6 अगस्त 1952 को दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों को सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और अनुच्छेद 75(3) बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। और लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, रेजिड्यूशरी पावर जो है, रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन किस में निहित हैं? तो सही उत्तर है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। और इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद यानी केंद्र को है। और अवशिष्ट विधायी शक्तियों को तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने से संबंधित है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार देने के लिए, सुझाव देने के लिए गठित हुआ था। और 1983 में आर.एस. सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग जो है गठित हुआ था। इसके सदस्यों में शिवरमन और एस.आर. सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के वर्तमान व्यवस्था के जो है सुचारू रूप से संचालन के सुझाव देने के लिए किया था। और 1983 में गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। तो उत्तर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और 1961 में दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसके बाद देखिए, ये जो है राष्ट्रीय एकता परिषद जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। देखिए, पहले का एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल 1996-97, चंद्रशेखर का हो जाएगा दोस्तों 10 नवंबर 1990 से 1991, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 10 अक्टूबर 99 से 22 मई 2004 तक रहा। और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों देखिए 1989 से 1990 तक रहे। तो आप सही उत्तर 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है और इसके अलावा मंत्रिमंडल का प्रयोग अन्य कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान में भाग लेने के लिए उसे उस सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष में लोकसभा द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो है ये कहां किया गया था? तो सही उत्तर है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, क्योंकि संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से जो रूलिंग पार्टी होती है संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन करती है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन ये स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 के द्वारा ये उपबंध जोड़ा गया है। अब आइए दोस्तों राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, लेकिन राज्यपाल को उसके पद की शपथ जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस पर, कहां से? तो उत्तर है राज्य की संचित निधि से दोस्तों राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन और भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर है राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सही नहीं है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, सही है। और उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों राज्यपाल के संदर्भ में कथन जो सत्य नहीं है वो ये है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी अपराध सिद्ध के लिए या अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम और परिहार कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होना आवश्यक है। और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं और यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित होता है तभी वह अधिनियम बन पाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन है आपके 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 199 या 202। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 200। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे, अन्यथा न दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित यानी रिजर्व कर ले। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो विधानसभा सदस्य के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि लोकसभा के लिए भी यही 25 वर्ष न्यूनतम सीमा, और विधान परिषद के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। तो उसी प्रकार लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल दोस्तों ये किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? तो सही उत्तर है उच्च सदन दोस्तों विधान परिषद है। और अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदस्य हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद जो उच्च सदन है और दूसरे का नाम विधानसभा निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल हैं क्या क्या? तो दोस्तों राज्यों की विधायिका में जो है ये देखिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। देखिए केंद्र में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों संसद में शामिल होते हैं। और देखिए भारतीय संविधान में जो राज्यों की विधायिका होती है उसमें विधानसभा जिन राज्यों में है और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों ही राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही नहीं है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, हाँ जो है ये सही नहीं है। उसका पद पर बना रहना बहुत से करारों पर निर्भर करता है, ये भी सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए सत्य नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये आपका सही नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये सही है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। और उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है, तो हो जाएगा कि वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है क्योंकि वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं और राज्य विधान परिषद। तो सही उत्तर है देखिए राज्य विधान परिषद, जो कि राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन होते हैं कुछ राज्यों में है ये। और राज्य विधान परिषद जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो विधान परिषद जो है ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा किसी भी राज्य में जो है दूसरे सदन या विधान परिषद की स्थापना या उसको रद्द करने की प्रक्रिया होती है।
अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, क्यों? तो उत्तर है दोस्तों, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक विघटन के बाद भी जो वर्तमान विधानसभा है उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये अवधि अधिकतम 6 माह है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप जानते हैं, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है और अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए सत्र आहूत कर सकता है और उसका सत्रावसान भी कर सकता है, लेकिन किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उत्तर है उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपने हस्ताक्षर सहित जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष यानी विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या दिल्ली। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये आपका सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कित्तों का प्रयोग करते हैं, ये आपका सही नहीं है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, सही है। तो देखिए, ए, बी और डी आपके सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। एक प्रश्न देखिए, अब ये प्रासंगिक नहीं रह गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का जो है पहले विशेष राज्य का दर्जा था, उसमें उसका अपना संविधान था और उसके अपने राज्य संचालन के नियम थे। तो ये प्रश्न था कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता था, तो ये 6 वर्ष होता था दोस्तों, लेकिन अब ये प्रश्न अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि अनुच्छेद जो है 370 जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो अब समाप्त कर दिया गया है और भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी अब ये एक सामान्य राज्य की तरह ही हो गया है। अगला प्रश्न, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो सही उत्तर है राजस्थान। दोस्तों, अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। तो जम्मू कश्मीर को निकाल दीजिए, यहाँ पे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 राज्यों में है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित जो प्रश्न पर अंतिम निर्णय ये राज्यपाल जो है लेता है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले जो राज्यपाल है वो निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल का ही होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/6 भाग। देखिए दोस्तों, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी केवल 4 आपका सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा? तो सही उत्तर है राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? तो सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा कहा जाता था दोस्तों, उसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारतीय संघ में शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके 1948 में बनाया गया और वर्ष 1986 के अधिनियम के द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत का अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या से अधिक 500 या कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो अधिकतम सदस्य संख्या 500 है और कम से कम 60 सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य सीटें हैं, मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 और पुडुचेरी में 30 हैं, जो कि इस प्रावधान के जो है अपवाद हैं। तो 500 अधिकतम सदस्य संख्या और न्यूनतम 60 है, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। सबसे कम पुडुचेरी विधानसभा में है 30 सदस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आप जानते हैं कि भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य की वित्तीय लेखाओं पर दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही नियंत्रण रखता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण का कार्य भी करता है और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में या केवल उच्च सदन में? तो सही उत्तर है राज्य में धन विधेयक या मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी भारत के अन्य राज्यों की तरह सामान्य राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य को दोस्तों जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।